बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूं। आपने सुबह के कार्यक्रम में इस लग्न कुंडली का विस्तार से अध्ययन देखा था। नवांश ये है, दशमांश ये है और लग्न कुंडली का मैंने विस्तार से विश्लेषण सुबह के कार्यक्रम में किया था। पर एक बात और भी है, उम्र के आधार पर विश्लेषण का टाइम बदल जाता है। जैसे कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं जो 60 वर्ष की अवस्था लेकर के बैठा है, तो उसकी कुंडली में बहुत सारी चीजें बताने को होती हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ जी चुका होता है। और उसके ग्रहों के फलादेश करने में कई बार राहु की दशा कैसी बीती, तो आप उसके जीवन से उसको मैच करते हैं कि राहु ने जिस तरीके से प्लेसमेंट कुंडली में ले रखी है वैसा ही परिणाम जातक के जीवन पे मिला है या नहीं मिला है, ये बात है। अगर छोटे बच्चे की कुंडली है तो आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि राहु ऐसा है या गुरु ऐसे हैं, चंद्रमा ऐसे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन वो जो चीजें घटित होने वाली हैं, आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके पहले बच्चों के संस्कार पे बहुत सारे फलादेश के नियम बदल जाते हैं। जैसे अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हो और उसको संस्कार से संस्कारित किया गया है, उस पर बहुत सारी चीजें ध्यान से स्टडी करके रखी जाती हैं, देखी जाती हैं, उसको संस्कारित किया जाता है। उसके संस्कार अगर अच्छे हैं, वक्त वक्त पे उसको दवाई की घूंट पिलाई गई है, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, संचार और एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर रोपित किया गया है, तो देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने के बाद भी अगर उसके साथ उसका पर्यावरण अच्छा मिल रहा है उस बच्चे को, तो निश्चित रूप से उसके बुरे प्रभावों में कमजोरी देखी जाती है। जैसे आपको एक बड़ा सा सरल उत्तर देता हूं। एक ही गर्भ से दो बच्चे जन्म लेते हैं, दोनों के विचार और व्यवहारों में अंतर क्यों हो जाता है? क्योंकि पिछले जन्म पे और पिछले जन्म में और पिछले जन्म के संस्कारों से युक्त होकर के ही व्यक्ति इस जन्म से प्रभावित हो जाता है। जैसे संगीत से कोई तालमेल नहीं पर फिर भी संगीत के गुण हैं, खेल से कोई तालमेल नहीं, कोई दूर दूर तक लेना नहीं, पर फिर भी व्यक्ति के अंदर खेल के गुण हैं या खेल की क्षमता या भावना है, खेल की भावना विकसित है। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म और पिछले जन्म के संस्कारों से वो मिला होता है। सही बात है कि आप कहीं ना कहीं एंड हुए थे और उसी एंड के बाद आपका फिर से पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत पूर्व जन्म को भी मानता है, अगले जन्म को भी मानता है। पूर्व जन्म के किए गए कृत्यों का असर ही और पूर्व जन्म के किए गए कृत्यों का प्रभाव ही आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को तय करता है, और उसी के आधार पर आपकी कुंडली सजती है और वो ग्रह नक्षत्र एक आकाश में विभिन्न स्थितियों को प्राप्त करते हैं और फिर आपको वो प्रभावित करते हैं। ये ऐसा सिद्धांत है जहां आप कुछ भी पहली बार नहीं है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये लग्न कुंडली तुला लग्न की, और यहां पे जो तुला लग्न है यहां का वो यहां बन गया लाभ भाव, और यहां के लग्नेश यहां के लाभेश बने। यहां के जो पराक्रमेश हैं वो आपकी कुंडली के लग्नेश बन गए। अब पराक्रम भाव के अधिपति यहां पे गुरु पराक्रम से धन और प्राइवेट सेक्टर से धन देते देखे जा रहे थे, लेकिन यहां पे वो गुरु पहले तो यहां मित्र की राशि में थे और यहां वो नीच के नवांश में चले गए। नवांश कुंडली का लग्नेश नीच का हो गया और चंद्रमा और बुध दो केंद्र में हो गए, जहां बुध उच्च का और चंद्रमा दिग्वली। दो ग्रह केंद्र में शुभ ग्रह, उच्च के शनि जो धन के अधिपति हैं। शनि और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, जहां पंचम भाव के अधिपति मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं, और इस कुंडली के लिए शनि के उच्च के होने से पत्नी का क्षेत्र, पत्नी के साथ जो संपर्क होगा वो बड़ा ही बृहद और बेहतर होगा। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे, इस वजह से सप्तम भाव और दाम्पत्य और डेली रूटीन और व्यक्ति का डेली इनकम ये सब पुष्ट और मजबूत होगा। दाम्पत्य खराब नहीं होगा,
थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। गुरु अगर नीच के नहीं होते तो स्थिति और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी यहां के पराक्रमेश और छठवें भाव के अधिपति की। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य और राहु दोनों से प्रभावित हो रहा है। राहु ने सूर्य को देखा है और गुरु ने राहु को। राहु ने गुरु को देखा है और गुरु ने राहु को, और राहु के साथ सूर्य के बैठने से यहां पे भाग्य भाव के अधिपति नीच के मंगल के साथ होकर के अपने प्रभावों को प्रकोपित कर रहे हैं निगेटिवली। और यहां पे भाग्य भाव का अधिपति वापस फिर से प्रतियोगिता में है और गुरु से दृष्ट होने के कारण पत्नी सांसारिक कम और आध्यात्मिक ज्यादा मिलेंगी, चिंतन बेहतर होगा, मूल्यों को समझने वाली और पेट की रोगी और कभी कभी रुग्ण अवस्था को प्राप्त करने वाली होंगी। क्लियर है? दशम भाव के बुध, और यहां दशम भाव के बुध बल से युक्त हो जाएंगे क्योंकि ये वर्गोत्तम है। इस आधार पे व्यक्ति का भाग्य बलवान होगा क्योंकि यहां का भाग्येश यहां का दशमेश होकर के वर्गोत्तम हो रहा है। इस आधार पर व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में कई बार बाद के समय में या बुध की दशा में व्यापारिक नेचर को फॉलो करने का गुण देता है और व्यक्ति अगर व्यापार भी करना चाहे तो कर सकता है। पर मैंने आज सुबह के कार्यक्रम में यह बात बताई थी कि पहले नौकरी की कोशिश कर लेनी चाहिए। क्लियर है? लग्न में चंद्रमा, केंद्र में चंद्रमा, यहां त्रिकोण में चंद्रमा, ये अच्छी बात होगी और चंद्रमा की दशा को परिपुष्टित और मजबूत करेगी और उससे जातक को बहुत ही ज्यादा कोमलता से जीवन में लाभ और यश देने वाली बनेगी। यहां के चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। गुरु और सूर्य जैसे दो परम पुनीत ग्रह सूर्य और गुरु भाग्य को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति तृतीय में, लग्न के अधिपति भाग्य में, लग्न के अधिपति धन में। तो लग्न के अधिपति भाग्य में, बहुत अच्छा। लग्न के अधिपति तृतीय में और भाग्य को देखा, भाग्येश को भी देखा या भाग्येश के साथ बैठे सूर्य के साथ और गुरु। ये युति इनके कर्म क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा बृहद आकार देने वाली और पुरस्कृत होने के साथ साथ प्रसिद्ध होने वाली बना देगी। गुरु और सूर्य की दशा जातक के लिए अच्छी रहेगी। मंगल दिग्बली पर नीच के, नीच भंग गुरु की दृष्टि के कारण और चंद्रमा के केंद्र में होने के कारण। यहां पे मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं, कोई भी ग्रह अगर उच्च के ग्रह के साथ बैठेगा अपना बल भी वृद्धि करेगा। यहां मंगल उच्च के शनि के साथ बैठे हैं। यहां पे मंगल की जो स्थिति है वापस यहां नीच के थे, यहां नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से हमें निश्चित रूप से क्रेडिट मिलने में, मेहनत करने के बाद जो परिणाम और फल प्राप्त होता है, थोड़ी मशक्कत मंगल की दशा में मिल सकती है क्योंकि यहां मंगल नीचाभिलाषी, यहां मंगल नीच के और यहां पे चंद्रमा मंगल की राशि में अष्टमेश होकर के बैठ रहे हैं और शनि से दृष्ट हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति को वो परिणाम वक्त बेवक्त नहीं मिलता, उसी वक्त पे नहीं मिलता जिस समय पे आप कोशिश करेंगे। हो सकता है मंगल की दशा थोड़ी थकान वाली हो। बुध दशम स्थान में नीच के ग्रह के साथ भाग्येश के बैठने के कारण, हालांकि केंद्र के अधिपति के साथ त्रिकोण का मिलान ठीक ठाक होगा। यहां पे बुध बढ़िया हो रहे हैं, यहां पे बुध ठीक हो रहे हैं। यहां भी बुध पंचम भाव के अधिपति के साथ, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, खेल क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, प्रतियोगिता बहुत अच्छी रहेगी, साहस, बल, पराक्रम, ऊर्जा और धैर्य, ये सब ठीक ठाक है। मंगल और बुध के एक साथ बैठ जाने से व्यक्ति के पास क्षमता और कार्य करने के और कार्य को बहुत अच्छे तरीके से टेलीस्कोपिक दृष्टि से देखने की भावना व्यक्ति के पास होती है। किसी से हारे नहीं, किसी से डरे नहीं, संकोची ना हो और व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला होता है। साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध होने का योग लगा करके बैठा है। भाग्य भाव के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठना ठीक होगा। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति के साथ बैठना महाभाग्यशाली योग। धन के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति के साथ बैठना अच्छा माना जाएगा। चतुर्थ के पहले तृतीय भाव के अधिपति का धन में जाना, इसे ठीक कहूंगा, पर मेहनत करने के बाद गुरु की दशा थोड़ी सी परिणाम कमजोर दे सकती है।
चतुर्थ और पंचम के अधिपति शनि योग कारक, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, चतुर्थ और पंचम के अधिपति शनि योग कारक बैठे हैं राहु केतु और सूर्य शुक्र के संबंध में। इस वजह से थोड़े से आमूलचूल परिवर्तन के साथ उनका प्रभाव मिलता रहेगा। हां, ये ग्रह आपको आयु से और भाई बहनों के सुख से, वाणी से और आज के जमाने की पढ़ाई को समझने में मदद करेगा। उस शनि की दृष्टि यहां पे संतान से युक्त, यहां पे कई बार जब वो बुध की दृष्टि को देखेंगे या बुध की राशि को देखेंगे, शुक्र से प्रभावित होंगे, शनि से प्रभावित होंगे, तो कई दफा वो आपको कंफ्यूज भी करेंगे और थोड़े डिले करेंगे। हालांकि पंचम भाव के अधिपति होकर के भाग्य को देखेंगे तो यहां पे पूर्वजों का लाभ अवश्य मिलता है और व्यक्ति के पिता का सुख उसको अवश्य ही मिल जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पे विदेश गमन, बाहरी व्यापार, बड़े लोगों से मिलना, गंभीर लोगों से मिलना और गंभीर काम करके धन कमाना, गंभीर जगहों पे खर्च करना और यश कीर्ति के साथ साथ पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं। यहां पे पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, यहां पे पंचम भाव के अधिपति पंचम को देख रहे हैं। इस कुंडली के संतान के सुख के बारे में, पत्नी के सुख के बारे में, धन मान पद प्रतिष्ठा के बारे में, चल अचल संपत्ति के बारे में ये कुंडली कमजोर नहीं होगी। क्लियर है? सावधानी रखने वाली बात, बुध में शुक्र आएंगे तब, बुध में गुरु आएंगे तब, गुरु में शुक्र आएंगे तब और शनि में राहु आएंगे तब, सूर्य में शनि आएंगे तब। कुछ कुछ दशाएं सावधानी वाली बीतनी चाहिए। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना, भाग्येश के साथ युति करके भाग्य को देखना, जैसे लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना, भाग्येश के साथ युति करके भाग्य को देखना, अच्छी बात होगी। शुक्र का 12वें भाव में जाना, पेट का रोगी, और कई बार, हालांकि यहां पे ये परिणाम मैंने लग्न कुंडली जैसा बता दिया है, पर यहां पे शुक्र के 12वें जाने का जो परिणाम होगा वो व्यक्ति को विदेशों से जोड़ करके कई प्रकार के धन आगमन के स्रोत बना करके और उसके व्यय को कई बार बहुत बड़ा और बड़ा बड़ा काम करने वाला, बड़ी बड़ी जगहों का जैसे होता है ना कि बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने वाला बना देता है, या विदेशों से धन कमाने वाला। किसी भी भाव का अधिपति अपने भाव से एक घर आगे बैठे, और यहां पे तो इस कुंडली के लिए शुक्र 6वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो शुक्र की दशा में भी जातक को निश्चित रूप से अपने व्यय को लेकर के सावधान होने की आवश्यकता होगी। जातक अनुभवी होगा, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति पंचम में, अष्टम भाव के अधिपति सूर्य और शनि के संपर्क में है। इस वजह से गूढ़ और रहस्यमयी चीजों का ज्ञान और चिंतन व्यक्ति करता रहेगा। आगे बढ़ के और भी बता देता हूं, सूर्य को बल देने के लिए अर्घ, रविवार को नमक और किसी देवालय का दर्शन, नियम से जागना और नियम से सोना। चंद्रमा की स्थिति, मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति बल से कमजोर है, इस वजह से गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, गणेश पंचरत्न का पाठ और 21 दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे से प्रत्येक दिन अवश्य कराना चाहिए। सरसों तेल का दीपक शाम में अवश्य जलाना चाहिए। गुरु की स्थिति 50% परिणाम देने वाली हो रही है, इस वजह से मैंने गुरु की दशा को ऐसा कहा था। शुक्र की जो स्थिति बन रही है वो जातक को ऐश्वर्य, धन और भौगोलिक और भौतिक सुखों से रखने वाली और युक्त रखने वाली होंगी। शनि, राहु और केतु की दशाएं थोड़ी बहुत कष्टप्रद हो सकती हैं। इस वजह से राहु जैसे हैं त्रिकोण में बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति केंद्र में बैठा है, गुरु से दृष्ट है, तो राहु की दशा कमजोर नहीं होगी। पर राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, इनके अध्ययन को अगर मैं करूं तो पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु जन्म कुंडली में दशम भाव को देख रहे हैं, गुरु यहां देख रहे हैं। हालांकि राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में उतना कमजोर नहीं होगा, पर फिर भी वो सूर्य और शुक्र को जरूर ही प्रभावित करेंगे। तो राहु की दशा में व्यक्ति का आत्मबल और व्यक्ति के हर एक चीज का व्यय देखा जा सकता है। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी राहु की दशा में रहेगी। हालांकि केंद्र और त्रिकोण के राहु ठीक होते हैं, पर दशम, चतुर्थ और पंचम, दशम और एकादशवें के राहु ज्यादा अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए बुध राजयोग कारक होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध राजयोग कारक होते हैं। योग कारक ग्रह की राशि में बैठ करके राहु भी राजयोग की भूमिका में हो जाएंगे। लेकिन शुक्र के साथ बैठे जो इस कुंडली का लग्नेश और लग्न को देखना व्यक्ति को बहुमुखी, बहुआयामी, चिंतन करने वाला और गंभीर बातों में भरोसा रखने वाला होता है। छिछला नहीं होता,
मननशील और पौराणिक होता है। धार्मिक, लोगों की सेवा करने वाला और पुरोधा होता है। धर्म को समझने वाला, विश्व प्रसिद्ध होने वाला और हमेशा ही चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला होता है। इसकी वाणी अच्छी है, इसका ज्ञान पक्ष अच्छा है और साथ ही साथ क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी है। इस कुंडली के आधार पर व्यक्ति पिता का सुख और माता का सुख दोनों ही अच्छा भोगेगा। माता थोड़ी बहुत बीमार दिख रही है, ये बस इतनी सी बात है। और बाकी मैं चीजें बताऊं तो जैसे शनि और केतु की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर बजरंग बली की पूजा आवश्यक है। इस कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह बैठा है वो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, सर्वाधिक डिग्री के साथ 24 डिग्री पे बैठे हैं सूर्य, आत्मकारक ग्रह सूर्य। नवांश कुंडली में वही सूर्य वृषभ के बन रहे हैं और यहां पे वही सूर्य कुंभ के बन रहे हैं। राशि के अधिपति लग्नेश के साथ बैठे हैं। सूर्य की दशा जातक के जीवन में लाभ और भाग्य देने वाली, भाग्य का बल देने वाली होंगी। एक बात और बता देता हूं, इस कुंडली के आधार पर अगर सबसे ज्यादा इष्ट की आराधना की बात बनेगी तो वो बनेगी बजरंग बली की। खूब पूजा करिए, बजरंग बली के मंदिर का दर्शन और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ व्यक्ति जीवन भर करे तो लाभ होगा। एक वक्त पे आने के बाद एकादशी अवश्य करना चाहिए। एक वक्त पे आने के बाद गाय की सेवा अभी से ही व्यक्ति को सिखा दीजिए। बच्चा जब तक जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, गौशाला इसे अवश्य लेके जाइए। गाय के पास जाने से प्रेम उमड़ जाता है, क्योंकि उसके नेत्रों में जो वो है ना, वो भाव ऐसा है कि जो कभी भी हिंसा बर्दाश्त ही नहीं करती और हिंसा कभी शब्द क्या है वो जानती ही नहीं, उसके साथ भले हिंसा हो सकता है, गाय माता कभी हिंसा कर ही नहीं सकती है। हमारा समाज गाय को छोड़ बैठा है, इस वजह से कितने लोगों का उसके काटने से पेट चल रहा है, जो कि वो आय के अच्छे मायने में स्रोत नहीं है। ध्यान से समझिए, गौ माता की जय हो और गो हत्या बंद हो, दोनों ही सिर्फ स्टेज से भाषणबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। वस्तुतः इस पे काम किसी ने नहीं किया है। दुर्दशा होने वाली है, इस वजह से ही ऐसी बुद्धि लोगों की जागृत हो रही है कि अपने घर से लोग गाय निकाल रहे हैं। मेरे घर पे 2 गायें हैं, जिसमें एक बछड़ा जो है वो अंधा है, मैंने फिर भी उसे रखा हुआ है। नहीं, अगर छोड़ दूंगा तो कहीं गिर जाएगा, छोड़ दूंगा तो कुएं में गिर जाए, किसी के खेत में पड़े और सामने वाला मारने दौड़ेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा, इस वजह से उसे रखा हुआ है और वो रहेगा। तो ऐसे आप लोगों के मन में क्यों भाव नहीं आते? और जरूर अपने आसपास अगर गाय नहीं रख सकते तो गौशालाओं का दर्शन कर लिया करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बेवजह की बातों से अपने आप को जितना ज्यादा हो सके मुक्त रखिए, बेवजह के लोगों से जितना ज्यादा हो सके अपने आप को किनारे रखिए, बेवजह की पब्लिसिटी से अपने आप को अलग रखिए, जितना ज्यादा हो सके कम लोगों से मिलिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को समय दीजिए, जितनी ज्यादा हो सके ग्रंथों के अध्ययन पे वक्त दीजिए, जितनी ज्यादा हो सके मंदिर में वक्त दीजिए, माता पिता को समय दीजिए, अपने घर परिवार को वक्त दीजिए। लोगों को टाइम देने का अर्थ होगा अपने आप को भुला देना। अब कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें बता देता हूं। यह कुंडली तुला लग्न की है। इस आधार पर इस कुंडली में शुक्रवार और शनिवार का दिन किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए दिशा दक्षिण और पूर्व या आग्नेय कोण बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए अंक 5 बहुत अच्छे रहेंगे, मतलब 5 तारीख। इस कुंडली के आधार पर जिस स्थिति को मैं देख रहा हूं उसमें स्वाति, श्रवण, हस्त, अनुराधा और रेवती ये अच्छे रहेंगे। रोहिणी भी अच्छा रहे, पुष्य भी ठीक रहेगा। ये इतने नक्षत्र में कोई भी काम आप कर सकते हैं। कभी भी कोई बहुत बड़ा काम करना हो तो शुक्र के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर और बुध के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में कर सकते हैं। शनि की दशा में चल अचल संपत्ति खरीदी जा सकती है, संतान के लिए प्रयास करे जा सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बुध की दशा में, और बुध में राहु, राहु में बुध, बुध में शुक्र, शुक्र में बुध। कोई बहुत जगह छोटा बहुत बड़ा परिवर्तन करना हो तो शुक्र की दशा सहयोगी होगी। इसके अतिरिक्त अगर धन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो सूर्य की दशा लाभान्वित करने वाली होगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।